नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन मतदान से पहले मतदाता सूची सबसे बड़ा युद्ध का मैदान बन गई है। एसआईआर के बाद बंगाल में 91 लाख नाम हटाए तो चुनाव आयोग ने अब करीब 7 लाख नए नाम जोड़कर नया ट्विस्ट ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, ट्रिब्यूनल की दौड़ और सीमावर्ती जिलों में मचा सियासी घमासान। आखिर क्या है इस पूरी लड़ाई का आधार? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। वोटर लिस्ट का विवाद चुनाव से पहले नया फंसा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। एसआईआर के बाद मतदाता सूची को लेकर सियासत में खूब शोर देखने को मिला और अब पहले चरण के लिए वोटिंग से पहले मतदाता सूची को लेकर विवाद भी खूब गहराया। दरअसल 19 अप्रैल को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया। चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल को बंगाल की वोटर लिस्ट में करीब 7 लाख नए वोटर्स के नाम जोड़े हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 6,82,51,008 हो गई है। इन नए वोटर्स में से करीब 3,22,000 लोग पहले चरण में 23 अप्रैल को वोट डालेंगे और बाकी बचे 3,88,000 मतदाता दूसरे चरण में 29 अप्रैल को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इधर चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े, उधर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने दावा किया कि फॉर्म 6 का इस्तेमाल नए वोटर जोड़ने या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नाम स्थानांतरित करने के लिए होता है। ये प्रक्रिया एक तय कट ऑफ तारीख के बाद नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में वोटर जोड़े गए। तय कट ऑफ तारीख के बाद बड़ी संख्या में वोटर जोड़ना चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जांच से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे मामलों में फिशिंग इंक्वायरी यानी बिना ठोस सबूत के जांच नहीं की जा सकती। अगर किसी को चुनौती देनी है तो ठोस आधार और सबूत पेश करने होंगे। कोर्ट इस तरह की सामान्य और अधूरी जानकारी पर सुनवाई नहीं कर सकता। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहले से ही पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहा है। इससे पहले कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनमें से अगर किसी की अपील मंजूर हो जाती है तो वो वोट डाल सकेंगे। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर अपील ट्रिब्यूनल जिन लोगों के नाम को चुनाव से पहले मंजूरी दे देगा वो वोट डाल सकेंगे। पहले चरण के मतदान के लिए 21 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 27 अप्रैल तक हुए अपीलों के निपटारे के आधार पर सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। जिन लोगों की अपील ट्रिब्यूनल के सामने लंबित रहेगी उन्हें इस बार मतदान का अधिकार नहीं मिल सकेगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मुद्दे को लेकर खूब घमासान देखने को मिला था। विपक्ष की ओर से बड़े सवाल खड़े किए गए थे। चुनाव आयोग की कार्यशैली को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया था। अब जब चुनावी घड़ी नजदीक है तो पश्चिम बंगाल चुनाव में एसआईआर के बाद क्या बदला वो समझना भी जरूरी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिनमें से करीब 60% नाम 6 जिलों से हटे। जिन जिलों से करीब 60% नाम हटे उनमें मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले शामिल हैं। बंगाल में एसआईआर के 3 चरणों पर नजर डालें तो दिसंबर 2025 में प्रारंभिक ड्राफ्ट की तैयारी के दौरान 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए थे। उसके बाद फरवरी 2026 में फाइनल लिस्ट का प्रकाशन किया गया और करीब 5,46,000 नाम हटाए गए। फिर अप्रैल 2026 में न्यायिक अधिकारियों के हस्तक्षेप और विस्तृत जांच के बाद 27 लाख से ज्यादा नाम हटाने का फैसला किया गया। बंगाल की इस लड़ाई में पहले चरण का चुनावी शोर थम चुका है। अब दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है वहां प्रचार अभियान तेज होता नजर आएगा, लेकिन इस बीच नजरें पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को होने वाले मतदान पर भी रहेंगी। उसके बाद दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और फिर 4 मई को ये साफ हो जाएगा कि इस बार बंगाल की जनता किस पर भरोसा करती है और कौन बनता है बंगाल का बॉस। स्पेशल रिपोर्ट टीएनपी न्यूज। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ खास मेहमान भी इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं।
डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन के पूर्व संयुक्त निदेशक हैं। अमीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीएनपी न्यूज पर। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए सुमित मल्होत्रा जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी भी हमारे साथ में यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले अमीन साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा, अब देखिए सर, पहले एसआईआर की प्रक्रिया जब पूरी हो गई थी, 91 लाख नाम उस वक्त कटे थे और अब चुनाव आयोग ने 7 लाख नए नाम जोड़ दिए हैं। चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि लास्ट मिनट में जैसे 7 लाख नाम ऐड किए गए हैं, क्या चुनाव आयोग ये कदम उठा सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है? क्योंकि आरोप ये भी लग रहा है कि कट ऑफ जो लिस्ट थी वो जारी कर दी गई थी, उसके बाद जिस तरह से की गई है वो गलत है, संवैधानिक नहीं है। इस तरह की बातें भी वकीलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते दौरान कही गई थी। तो किस तरह से चुनाव आयोग इस पूरे मामले को लेकर के काम कर रहा है, और जिस तरह से चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या वाकई किसी तरह का राजनीतिक दबाव है? सर, अनम्यूट कर दीजिएगा एक बार, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आपके जो दर्शक देख रहे हैं, मैं एक बात को साफ करना चाहूंगा जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। चाहे जिस तरह का कोई आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक सवाल इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, हटाना और स्थानांतरित लोगों को हटाना, मरे हुए लोगों को या जो डेथ हो गई वो परमानेंटली चले गए उनको भी वोटर लिस्ट से हटाना। अपनी ये उसकी कार्य प्रणाली में आता है कि वो अपने वोटर लिस्ट के हिसाब से, जैसे पता है आपको कि 1000 वोट होते हैं मैक्सिमम, या 1200 से ऊपर एक पोलिंग स्टेशन पे नहीं होते हैं वोट। उस हिसाब से हमारे को प्लानिंग करनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि अपने बूथ बनाने पड़ते हैं। बूथ के हिसाब से, उसी हिसाब से अधिकारी नियुक्त होते हैं, उसी के पोलिंग अफसर होते हैं, प्रिसाइडिंग अफसर होते हैं, तरह तरह के ऑफिसर जो है उस पे एम्प्लॉय किए जाते हैं। उसी हिसाब से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होता है। जहां तक सवाल है बंगाल का, तो बंगाल में जो है काफी लोग थे, जैसा कि आपने खुद ही अपनी रिपोर्ट में बताया, उन लोगों के नाम हटाए गए। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया जो थी वो इसीलिए की गई कि जो लोग डेथ हो चुकी है उनको हटा दिया जाए परमानेंटली, वो लिस्ट में ना ऐड हो, जिससे कि लिस्ट में कोई कंफ्यूजन ना हो। जो लोग माइग्रेट कर गए उनको भी हटा दिया गया, और जो लोगों डबल 2 बार हो चुका है, डबल वोटिंग के लिए रजिस्टर हो गए हैं, उनके भी नाम प्यूरिफाई किए गए, प्यूरिफाइड लिस्ट लाई गई सामने। इस बात को लोग लेके सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में गए, हाई कोर्ट में गए, लेकिन देखिए जहां तक सवाल है न्यायालय ने ये भी कहा कि भाई हमें लाके दीजिए कुछ, तभी होगा। अब आपको मैं ये भी बता दूं दर्शकों को, फॉर्म नंबर 6 होता है वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए, ये ऑनलाइन भी होता है, ये नहीं कि आपको फिजिकली भरना है। नंबर 7 फॉर्म जो होता है वो जो है फॉर्म डिलीशन का होता है, और नंबर 8A फॉर्म जो होता है वो होता है शिफ्टिंग का, कि अगर आप एक एड्रेस से दूसरे शिफ्ट पे हो गए, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। लेकिन शर्त है उसकी कि जिस जगह से आपने वोटर शिफ्ट किया है वहाँ पे अपना सरेंडर करिए वोट, और उसका एक सर्टिफिकेट लेके वहाँ साथ जमा करिए, और वहाँ पर अपना एड्रेस प्रूफ देते हुए रजिस्टर कराइए। ये तो एक प्रक्रिया है और ऑनलाइन है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। और जहाँ तक सवाल है कि इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन की क्लियर कट गाइडलाइन है, कोई छिपी हुई नहीं है और कोई सी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। आप देखिए कि जिस दिन हमारा नोटिफिकेशन होता है असेंबली का या पार्लियामेंट का, उससे 10 दिन पहले तक आप वोटर जो है अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। साल में आप देखिए हर 3 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन, पहले याद होगा, पहले जो सरकारें थी उस टाइम एक टाइम हुआ करते थे, जनवरी को एक स्टैंडर्ड टाइम था। अब साल में 4 बार 3-3 महीने के बाद कभी भी कराया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। नंबर 1। नंबर 2, जो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, किस तरह करना है, क्या करना है, ये इलेक्शन कमीशन की कार्य प्रणाली है। इस पे बार बार लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, वहां से फटकार इनको मिलती है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, किसी पार्टी का काम नहीं है। आप लोग चुनने के बाद अपनी सरकारें बनाइए और जैसा चाहिए राज करिए, लेकिन जहां तक सवाल इलेक्शन कमीशन का वो निर्धारित है, उसके नॉर्म्स और जो नियम कायदे कानून है बिल्कुल निर्धारित है, स्पष्ट है, ऑनलाइन है, और सबको पता है किस तरह से इलेक्शन कराए जाते हैं। और फिर भी बार बार ये लोग आरोप प्रत्यारोप इलेक्शन कमीशन मरते हैं, ये मोदी कमीशन है, कभी कोई कहता है शाह कमीशन है, कोई कहता है बीजेपी कमीशन है।
इन लोगों के या हमारे साथ चोरी की गई, हमारे वोटरों के साथ चोरी की, ये सिर्फ निराधार बातें हैं। इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने का एक तरीका है। ठीक है, ठीक है। सुमित मल्होत्रा जी को जरा